सो हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का पहला टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री से स्टोन एज को कवर करेंगे। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री या हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले टाइमलाइन का कंसेप्ट समझते हैं। जो टाइमलाइन है उसमें आपने देखा होगा हिस्ट्री में दो वर्ड्स काफी ज्यादा यूज होते हैं, एडी और बीसी। ओके, तो जो एडी है, एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। ओके, सो ये एडी और जो हमारा बीसी है जिसकी फुल फॉर्म होती है बीसी इज फॉर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब ये क्राइस्ट कौन है? देखो, जो कैलेंडर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये क्या है? क्रिश्चियन कैलेंडर है। ठीक है, तो जिस दिन जीसस क्राइस्ट बोर्न हुए थे, यानी जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन को हम डे जीरो मानते हैं। ठीक है, जितने टाइम तक जीसस क्राइस्ट अर्थ पर थे उसको हम सीई कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हो गई उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसे हम एडी यानी कि एनो डोमिनी कहते हैं। तो जैसे अभी ईयर 2024 चल रहा है, तो जो हमारा 2024 है ये एडी है, यानी 2024 साल हो गए हैं जीसस क्राइस्ट को। ओके, तो हम 2024 एडी लगाते हैं। ठीक है, अब जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं? बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने से पहले बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा, यानी बीसी पहले आया, फिर सीई कॉमन एरा जिस समय जीसस क्राइस्ट अर्थ पर थे, और उसके बाद एडी जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद एडी आया जिसे हम एनो डोमिनी कहते हैं। और ये जो ईयर चल रहा है 2024 और बाकी के जितने भी ईयर्स हैं ये सारे एडी की कैटेगरी में आते हैं। तो जो स्टोन एज है इसका अगर हम टाइम पीरियड बात करें तो रफली ये 5 लाख बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चला था। ओके, 5 लाख बीसी से 1000 बीसी तक हमारा स्टोन एज रहा था। स्टोन एज का मतलब है कि जो इंसान शुरू में थे, यानी कि ह्यूमन बींग स्टार्टिंग में तो वो डेवलप नहीं थे। ठीक है, सोसाइटीज नहीं होती थी, उनके घर नहीं होते थे, तो दे आर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या होता है? कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, जिनका कोई घर फिक्स नहीं होता, जो मूव करते रहते हैं। ओके, उन्हें हम नोमैडिक कहते हैं। तो जो स्टोन एज है, पहले धीरे धीरे जब वो डेवलप होने लगे तो उन्होंने स्टोन यानी कि पत्थर का इस्तेमाल किया। ठीक है, पत्थर को जैसे शार्प करके हंटिंग करा, जानवरों को मारा, उन्हें खाते थे वो लोग, गैदरिंग करना शुरू करा, इकट्ठा करना शुरू करा उन्होंने सामान। धीरे धीरे दे डेवलप। ओके, तो जो स्टोन एज है इसमें सबसे पहले जो आता है उसको बोलते हैं हम पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पहला वाला जो पीरियड है इसका नाम क्या है? हमारा पैलियोलिथिक पीरियड। आई होप स्क्रीन सबको दिख रही होगी। ओके, सो दिस इज पैलियोलिथिक पीरियड। इसमें भी तीन क्लासिफिकेशन होती है हमारी। पहला है हमारा लोअर जिसे अर्ली पैलियोलिथिक कहते हैं, देन मिडल पैलियोलिथिक, और फिर आता है अपर पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें, इसका जो टाइम पीरियड है रफली ये 5 लाख बीसी से लेकर हमारा कब तक चला था? ये चला था 50, सॉरी, 5 लाख बीसी से लेकर ये हमारा चला था 10,000 बीसी तक। ओके, सो इट इज 10,000 बीसी। ओके, अब यहाँ पर जो टाइमलाइन है ना, जितना पास जाता रहेगा, जैसे 5 लाख ज्यादा है और 10,000 कम है, तो हम बीसी की बात कर रहे हैं। इस समय जीसस क्राइस्ट नहीं थे,
तो 5 लाख से हम धीरे धीरे पहले 4 लाख 3 लाख तो कम पर आ रहे हैं, फिर 10,000 पर आए, यानी हम एक तरह से जीसस क्राइस्ट का जो टाइम पीरियड है उसके पास जा रहे हैं। तो जो 10,000 बीसी है ना, वो 5 लाख बीसी के बाद आया है, आप ऐसे समझिएगा। ठीक है, तो जो लोअर अर्ली पैलियोलिथिक है, अगर इसकी बात करें हम, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो है हमारा 5 लाख बीसी से लेकर 50,000 बीसी तक। ठीक है, तो पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड कितना है, 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। इसमें सबसे टॉप पर क्या है हमारा अर्ली पैलियोलिथिक, जिसे हम लोअर पैलियोलिथिक भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि 5 लाख से है पैलियोलिथिक, तो 5 लाख से 50,000 बीसी। ठीक है, एक बार टाइम पीरियड डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ। इसके बाद है मिडल पैलियोलिथिक। अब जो मिडल पैलियोलिथिक है, ये जस्ट उसके बाद ही शुरू हुआ होगा अर्ली पैलियोलिथिक के। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 50,000 बीसी से लेकर ये कितना चला था, ये चला था 40,000 बीसी तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपर पैलियोलिथिक। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 40,000 बीसी से, और ये चला था हमारा 10,000 बीसी तक। ओके, तो टाइम पीरियड तो ये हो गए। अब एक 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 करके इनके बारे में समझ लेते हैं। हमें सारी स्टेट्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जिसे मैं सिर्फ येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, आपको सिर्फ उसी के नोट्स बनाने हैं। दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा अर्ली पैलियोलिथिक है, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक रहा था। इसके जो हमें प्रूफ मिलते हैं कि कहाँ से प्रूफ मिलता है कि अर्ली पैलियोलिथिक के जो लोग हैं वो क्या करते थे, तो उत्तर प्रदेश में एक बैलन वैली करके जगह है, वहां पे हमें गुफाएं मिलती हैं जहां पर रॉक शेल्टर यानी पत्थर से बने हुए घर मिलते हैं। तो जिससे हमें समझ आता है कि पहले के जो लोग थे स्टार्टिंग में, वो पत्थरों से घर बनाते थे, बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उनसे घर बना के वो लोग रहा करते थे। और कहाँ पे प्रूफ मिला है, उत्तर प्रदेश में बैलन वैली है, वहां पे हमें रॉक और स्टोन की केव मिली है। ठीक है, बस ये याद रखना है। इसमें दूसरा पॉइंट जो याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जो ऑस्ट्रिच होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच को हिंदी में आई थिंक, लेट मी शो यू द इमेज। ऑस्ट्रिच की मैं आपको इमेज एक बार दिखा देता हूँ। ऑस्ट्रिच इज अ एनिमल। ओके, सो ऑस्ट्रिच एनिमल पिक। सो आई होप आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, दिस इज ऑस्ट्रिच। ओके गाइस, सो ये ऑस्ट्रिच होता है। तो इसका जो हमें एविडेंस मिला है वो कहाँ पे मिला है, महाराष्ट्र के पटने में मिला है। ठीक है, तो लोअर अर्ली पैलियोलिथिक में सिर्फ हमें इतना पढ़ना है। नेक्स्ट आता है मिडल पैलियोलिथिक। इसमें क्या है, 50,000 बीसी से ये 40,000 बीसी तक रहा था। इसमें जो हमें मेनली याद रखना है वो क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। यहाँ से जो पहले के टाइम के लोग थे उन्होंने हंटिंग यानी कि शिकार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उनके पास उस समय तक शार्प वेपन नहीं थे। ठीक है, यानी कि नुकीले औजार नहीं थे जो हंटिंग में शिकार करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बाद में आएंगे। ओके, तो बस इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। लास्ट है अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लास्ट फेज ऑफ प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन क्या होता है हमारा, प्लिस्टोसीन का मतलब होता है बच्चों कि आइस एज बेसिकली। ठीक है, कि जो अर्थ थी पहले यहाँ पर क्या था, सब जगह पर आइस थी यानी कि बर्फ थी। तो प्लेस्टोसीन का लास्ट था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आइस एज था, यानी जब पृथ्वी पर सब जगह बर्फ थी तो हम उसे क्या बोलते हैं, आइस एज कहते हैं। तो प्लेस्टोसीन का मतलब ये है, तो इसे आपको नोट्स में लिखना है, लास्ट फेज था ये प्लेस्टोसीन का। ओके, और इस समय अपीयरेंस ऑफ होमोसैपियंस। होमोसैपियंस क्या होता है, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं इंसान, उनको साइंस में उनका साइंटिफिक नेम होता है होमोसैपियंस। ठीक है, तो इस समय होमोसैपियंस दिखना शुरू हो गए थे, यानी इंसान डेवलप होने लग गए थे।
फ्लिंट स्टोन का यूज करना शुरू कर दिया था, यानी कि नुकीले स्टोन धीरे धीरे बनने लग गए थे, उनका यूज शुरू हो गया था। ठीक है, इसके जो हमें एविडेंस मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं, जो याद रखना, हमने मध्य प्रदेश में भीमबेटकर जगह है, ठीक है, वहां की गुफाओं से हमें इसके प्रूफ मिलते हैं। तो हमने पैलियोलिथिक पीरियड कवर कर लिया है। अब बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारा मीसियोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक। ये जो टाइम पीरियड था, ये कब से कब तक रहा था? ये जस्ट उसके बाद तक, वो 5 लाख बीसी से कितने तक रहा था? 10,000 बीसी तक रहा था। ठीक है, इससे आप लोग एक बार ठीक कर लीजिएगा, ये 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी है, यहाँ पर एक जीरो हो रहेगा। ठीक है, 10,000 बीसी है ये। ओके, तो इसके बाद 10,000 बीसी के बाद क्या आएगा? 9,000 बीसी आएगा। तो अब जो हमारा अगला टाइम पीरियड है मीसोलिथिक का, मैं लिख देता हूँ यहाँ, 9,000 बीसी से ये चला था 4,000 बीसी तक। ओके, तो 9,000 से 4,000 बीसी, रफली कितना, 5 साल ये टाइम पीरियड चला था। ओके, 9,000 से 4,000 बीसी तक। फाइन। तो अब जो मीसियोलिथिक है, इसमें गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो माइक्रोलिथ्स हैं वो कौन से मतलब स्टोन एज में थे, तो आंसर क्या है? मीसियोलिथिक। अब इनका मीनिंग क्या होता है? देखो, जो हमारा लिथिक वर्ड है, लिथिक वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है स्टोन, ठीक है, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, यानी कि स्मॉल स्टोन। ओके, तो लिथिक का मतलब होता है कि स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे पत्थर हैं, उनका हम यूज कर रहे हैं माइक्रोलिथिक पीरियड में। ठीक है, यहाँ पर जो क्लाइमेट था, क्योंकि बताया था भी लास्ट में मैंने पैलियोलिथिक लिथिक में कि क्लाइमेट सब जगह बर्फ ही थी, तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर था वो कम होना शुरू हो गया। ठीक है, वार्म क्लाइमेट शुरू हो गया, फ्लोरा और फोना बढ़ गए। फ्लोरा क्या होता है? प्लांट लाइफ, और फोना होता है एनिमल्स। ठीक है, फायर का यूज धीरे धीरे शुरू हुआ, और स्मॉल स्टोन्स के यानी पत्थर के टूल्स, औजार बनने शुरू हुए। ठीक है, इसमें जो हमें याद रखने इंपॉर्टेंट साइट जहां से हमें प्रूफ मिले, तो वो क्या था? राजस्थान में बगौर जगह है, जहां से हमें सबसे पहले एविडेंस मिले, सबूत मिले कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पालतू तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लास्ट है हमारा मीसियोलिथिक के बाद आता है हमारा नियोलिथिक। ठीक है, और जो हमारा नियोलिथिक है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड हमें याद रखना है, वो है 7,000 बीसी से लेकर, ये है 1000, ठीक है, बीसी तक। अब इसमें न्यूलिथिक में जो ह्यूमन बीइंग थे वो काफी डेवलप हो गए थे, उन्होंने फूड को खुद से प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। अब जब वो फूड को प्रोड्यूस करते थे तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक नोमैडिक नहीं रहे, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, क्योंकि जब वो फार्मिंग करते थे तो उन्हें एक ही जगह रहना पड़ता था, तो वो जगह जगह पे शिफ्ट नहीं होते थे। तो जब वो फूड को प्रोड्यूस करने लगे तो वो एक ही जगह पे रहने लगे, जिस वजह से सेकंड पॉइंट में क्या है? पीपल ओन प्रॉपर्टीज, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रखना शुरू कर दिया। ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टीज में वो लोग रहने लगे। जो पोइट्री थी, पोट्री ब्लैक और रेड कलर की थी। पोट्री का मतलब है कि अब जब वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेन्स हो रहे हैं इकट्ठा, तो उन ग्रेन्स को वो कहाँ पर स्टोर करेंगे? तो पोट्री कुछ इस टाइप की होती थी, इस टाइप का पोट्री होती थी, जिसके अंदर वो यहाँ पर ग्रेन्स को ऐसे इकट्ठा कर लेते थे, और ये ब्लैक और रेड कलर की यूज की जाती थी। ओके, और जो आर्ट के हमें प्रूफ मिले हैं कि इन्होंने जैसे ड्राइंग्स वगैरह करी थी, पहले के जो लोग थे, लैंग्वेज तो नहीं आती नहीं थी, तो अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए वो लोग पत्थरों पे लिख दिया करते थे। तो हमें भीम बेटका केव्स जो है मध्य प्रदेश में, वहां से ये सब कुछ मिला है। ठीक है, तो हमें जो जो याद रखना है इसमें, इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स में, सबसे पहला है मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जहां से हमें एविडेंस मिले हैं। किसके एविडेंस मिले हैं हमें? फोर्ट्स के, और सॉरी हाउसेस के एंड क्रॉप्स के। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए थे, और क्रॉप्स यानी कि फसल के एविडेंस, सबूत हमें मेहरगढ़ के बलूचिस्तान से मिले हैं। ओके, कश्मीर वैली इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ से हमें वेपन्स ऑफ बोन, यानी जो जानवरों की हड्डियां होती थी उनसे उन्होंने औजार बनाने शुरू किए, उसके प्रूफ हमें कश्मीर वैली से मिलते हैं। ओके, अब कश्मीर वैली क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि यहाँ पर क्या था, डोमेस्टिक डॉग वर बरीड विद हिज मास्टर। तो जो डोमेस्टिक डॉग थे यानी पालतू कुत्ते जो होते थे उनको उनके मास्टर मालिक के साथ ही दफना दिया जाता था। और यहाँ पे हमें बोरियल, ब्यूरियल क्या होती है, दफन, ठीक है, दफन किए गए एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग है उनके स्केलेटन्स वो हमें यहाँ पे मिले हैं। ह्यूमन लिव्ड इन लेक साइड इन पिट। जो इंसान थे वो लेक के किनारे यानी तालाब झील के किनारे, पिट, पिट मतलब लाइक गड्ढे के अंदर रहते थे। तो याद रखना कि बाकी सभी जगह पे जो लोग थे वो स्टोन्स, पत्थरों के अंदर अपना घर बना के रहते थे। कश्मीर वैली ने जो हमें प्रूफ मिला है उसमें ह्यूमन बीइंग कहाँ रहते थे, पिट, गड्ढे के अंदर, जमीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर वो लोग रहते थे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कहाँ से मिले कश्मीर वैली में, ये है बुरजा होम, इंपॉर्टेंट है, बुरजा होम जो कि श्रीनगर से 16 किलोमीटर वेस्ट में है। ओके, तो ये हमें याद करना है। इसके बाद है केव ऑफ पोर्टर। पोर्टर कौन होते हैं, जो मटके वगैरह बनाते हैं, जो कुम्हार होते हैं, उनकी हमें केव, गुफाएं भी मिली हैं कश्मीर वैली में, गुफ कराल से, ठीक है, गुफ कराल जगह है, वहां से हमें सब मिला है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है बिहार। बिहार के चिरांड जगह पर वेपन्स ऑफ बोन, सेम जो बोन्स थे उनसे वेपन भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो बाकी आपको ये सभी याद करने की नीड नहीं है। जितना मैंने हाईलाइट करा है आपको सिर्फ इतना पढ़ना है स्टोन एज में, ठीक है। एक क्वेश्चन और कि हमारी जो अर्थ है वो कितने साल पुरानी है, तो इसका आंसर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रफली 4,000 मिलियन ईयर्स बैक, ठीक है, यानी लगभग 4,000 साल पुरानी है हमारी अर्थ। ओके फाइन, तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉपर एज, जिसे कहते हैं हम चैल्कोलिथिक एज, ठीक है। इसमें भी हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ एक दो चीजें पता होनी चाहिए हमें। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि जो पहला मेटल डिस्कवर किया है ह्यूमन बीइंग ने वो कौन सा है, कॉपर, इसीलिए इस टाइम पीरियड का नाम कॉपर एज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इस टाइम तक लोगों को हॉर्स के बारे में नहीं पता था, ये इंपॉर्टेंट है कि वो लोग हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि हमें हॉर्स के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं, ठीक है। और बर्न्ड ब्रिक्स, बर्न मतलब कि जब हम ब्रिक ईट को गर्म करते हैं यानी कि उसे मजबूत करते हैं, एक तरीके से पकाते हैं, तो इसके भी कोई एविडेंस नहीं मिले थे, यानी ईंटों से घर ये लोग नहीं बनाते थे जब तक। ओके, और इसमें पोट्री, पोट्री मैंने आपको बता दिया था लास्ट स्लाइड में, ब्लैक और रेड कलर की ये लोग यूज करते थे। बस ये पढ़ना है हमें कॉपर एज में, ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, यहाँ से हमारे काफी क्वेश्चन बनते हैं और इसको हम थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम इंडस वैली तक कवर करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन इंडस वैली को शुरू करने से पहले, कि जो हमारी इंडियन आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी टीम क्या होती है, पुरातत्व विभाग, जो हिस्ट्री की रिसर्च करता है, इसके फादर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर जो हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ALEXANDER, अलेक्जेंडर, एंड कनिंगम, CUNNINGHAM, अलेक्जेंडर कनिंगम कौन है ये, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी में क्या होता है, पुरातत्व विभाग, यानी कि जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उसके फादर ये हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो हमें प्रूफ मिले हैं ये कहाँ पे मिले हैं, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के पास ये प्रूफ मिले हैं, और सबसे पहली सभ्यता भी इंडस वैली को ही माना जाता है। इसका जो नाम है इंडस वैली का वो किसने दिया था, जॉन मार्शल ने दिया था, जो कि डायरेक्टर थे ऑफ ASI उस टाइम पर। ये ASI की फुल फॉर्म वही मैंने आपको लिखवाई है ना, आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर A मतलब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे उस समय जॉन मार्शल,
जिन्होंने इंडस वैली शब्द का यूज किया था। ओके, तो जो हमारा इंडस वैली वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है इंडिया में, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी का वेस्टर्न पार्ट कवर करता है, और पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का एरिया कवर करता है। ओके, अब ये जो एक्सपैंड है यानी कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्री है, तो मैं ड्रॉ करके एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो जैसे ये हमारा इंडस वैली है, दिस इज योर नॉर्थ, so this is north, this is south, this is your east, sorry for my drawing, and this is west. Okay, so east, west, north and south. तो जो नॉर्थ है, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर सबसे टॉप पे आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में मांडा एक जगह है, ये लिखा ना मांडा, तो मांडा तक ये हमारा एक्सपेंड था, यानी कि जो इसका पॉइंट था कहाँ तक ये फैला हुआ था। तो नॉर्थ में मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, ईस्ट में कहाँ तक था, ईस्ट की तरफ यूपी के आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जगह तक था। वेस्ट में यहाँ पर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पे सुतका गेंदोर के पास तक था ये। साउथ में महाराष्ट्र में दैमाबाद एक जगह है, वहां तक था। तो हमारा इंडस वैली इन सबके बीच में था। ओके, इसके बाद है टाउन प्लानिंग। तो जो टाउन थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक था सीटाडल और एक था लोअर टाउन। देखो सीटाडल का मतलब है, आपने छोटा भीम देखा है ना सबने, तो उसमें वो जो राजा का महल होता है, लेट मी ड्रॉ समथिंग, जैसे ये सब तो नॉर्मल जो लोग रहते हैं गांव में उन सबका घर है, लेकिन राजा का महल कुछ इस टाइप से थोड़ी हाइट पे यहाँ पर ऐसे बनाया जाता था, है ना। तो बस इसी को हम सीटाडल कहते हैं। सपोज ये राजा का महल है, सो दिस इज सीटाडल, इसी का नाम होता था सीटाडल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सीटाडल। तो दो पार्ट में डिवाइड था जो हमारा टाउन था। सीटाडल मतलब कि जो रिच लोग हैं, राजा महाराजा हैं, वो लोग सीटाडल में रहते थे, बाकी सब लोग लोअर टाउन में रहते थे। अब ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या है, ग्रिड सिस्टम का मतलब है कि 90 डिग्री जितने भी घर थे वो सारे इस तरीके से 90 डिग्री में थे। मैं आपको एक बार पिक दिखा देता हूँ तो उससे ज्यादा समझ आएगा। एक सेकंड, हड़प्पा सिविलाइजेशन ग्रिड सिस्टम। ओके, सो यहाँ पर फोटोज आ रही होंगी। हम्म, देखो दिख रहा है ना। ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या है कि ये जो घर है ना ये सारे 90 डिग्री के एंगल पे थे। ठीक है, जैसे ये सारा है ये 90 डिग्री के एंगल पे थे, जितने भी घर हैं प्रॉपर, उनकी जो ये स्ट्रीट है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, हम गली है स्ट्रीट बोलते हैं, तो सब कुछ क्या है 90 डिग्री पर है। इस तरह के पैटर्न को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो ये ग्रिड सिस्टम हो गया। ड्रेनेज सिस्टम भी था कि जो वेस्ट वाटर है उसको प्रॉपर, नालियां वगैरह उनके यहाँ थी, जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था ओशियंस में। ओके, इसके बाद है गबरबंद नाला टू स्टोर वाटर इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में अब हमने पढ़ा, वहां पर ये सब भी हमें मिला प्रूफ। और फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले जो पहले थे वो कहाँ से मिले, इंडस वैली से प्रूफ मिलते हैं। अब ये लोग ना सील को इस्तेमाल करते थे जिसका नाम था पशुपति सील। ठीक है, पशुपति सील होती थी, उसकी भी मैं एक बार फोटो दिखा देता हूँ आपको। पशुपति सील, यस, सो दिस इज पशुपति सील, जो हमें हिस्ट्री से एविडेंस मिलते हैं। ओके, इस तरह की सील होती थी। तो ये जो सील होती थी, जैसे स्टैंप यूज करते हैं ना हम लोग आज के टाइम में, तो पहले ये लोग सील का इस्तेमाल करते थे। इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, डियर, राइनो, जिसको यूनिकॉर्न कहते हैं, जो कि वन हॉर्न्ड एनिमल है, जिसके एक ही सींग होता है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एनिमल्स हैं। ओके, इसके बाद है, अब एक बार साइट देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है हमें याद रखनी है। तो जो साइट है सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़प्पा। ओके, दिख रही है ना सबको स्क्रीन। ओके, तो हड़प्पा जो है
वो 1921 में डिस्कवर करी थी। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब करी थी? 1921 में करी थी। किसने करी थी डिस्कवर्ड? सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। उस टाइम पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? जॉन मार्शल, जिनके बारे में भी मैंने बताया। उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज करी थी, जो कि रावी नदी के पास है पंजाब में। और यहाँ पे ने क्या मिला था? 6 ग्रेनरीज मिली थी ईच रो में। फोटो दिखा देते हैं आपको इसकी भी। हड़प्पा 6 ग्रेनरीज। देखिए, ये रही हमारी फोटो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6 ग्रेनरीज। दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो एक रो में 6 ग्रेनरीज हैं। 6 ग्रेनरीज इस रो में। ग्रेनरीज क्या होती हैं? अनाज जो है उसको इकट्ठा करने की जगह। ठीक है, तो ये हमें हड़प्पा में मिली है। ओके, तो 6 ग्रेनरीज एक रो में ये हड़प्पा के अंदर मिला है। और कॉफिन ब्यूरियल मतलब क्या होता है? जिस ताबूत, एक तरीके से जिसमें जो डेथ है उसको दबाया जाता है, ये सब हड़प्पा में मिला है। इसके बाद एक बार मोहनजोदारो को देख लेते हैं। मोहनजोदारो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम माउंट ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज माउंट ऑफ डेथ, क्योंकि यहाँ पर काफी मृत शरीर हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी डेड बॉडीज लाइक स्केलेटन में। ओके, इसकी जो डिस्कवरी करी है मोहेंजोदारो माउंट ऑफ डेथ की, वो करी है आर डी बैनर्जी ने। कहाँ पर है मोहेंजोदारो? इंडस नदी यानी सिंधु नदी के पास है, सिंध में। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट शहर था ये उस टाइम पर, मोहेंजोदारो। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? एक तो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है। ठीक है, फोटो दिखा देते हैं आपको इसकी भी फिर, एक मिनट। ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल हमें यहाँ से मिली है, मोहेंजोदारो। ओके, सो दिस इज मोहेंजोदारो डांसिंग गर्ल। ओके, तो ये जो पोस्टर है ना जिसमें ये खड़ी है, इसे त्रिभंगा पोस्टर कहते हैं। लिखा है नोट्स में, ये लिखा त्रिभंगा मुद्रा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है, और क्या मिला था यहाँ से? क्ले फिगर मिली थी मदर गॉडेस की, यानी कि जो गॉडेस थी, देवी थी, उनकी क्ले से बनी फिगर मिली थी, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति मिली थी हमें। स्टीएटाइट बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला आदमी। तो ठीक है, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, बियर्ड मैन हड़प्पा। ये रही उसकी फोटो। ओके, तो ये जो है, ये क्या था? बियर्ड वाला मैन, हड़प्पा सिविलाइजेशन का। जो फोटो देख रहे हैं ना, अभी चलेंगे हम नेशनल म्यूजियम जब पिकनिक पे जाएंगे तो ये चीजें देखिएगा वहां पे। तो ये सब हमें कहाँ से मिला था बच्चों? ये मिला था मोहेंजोदारो से। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब तो समझ आ गया ना, जहां पर हम ग्रेन को यानी कि अनाज को इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेट बाथ, बड़े बड़े बाथ, नहाने के लिए जो स्नान गृह होते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। ग्रेट बाथ एट मोहेंजोदारो, ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े नहाने के लिए जो तालाब होते हैं, ये हमें सब मोहेंजोदारो से मिले हैं। और दूसरा क्या था हमारा? ग्रेट ग्रैनरीज। ग्रेट ग्रैनरीज। ओके, तो ये थी ग्रेट ग्रैनरीज, जो हमें कहाँ से मिली हैं ये सब चीजें? मोहेंजोदारो से हमें ये सब कुछ मिला है, जहाँ पे अनाज को इकट्ठा किया जाता था। ओके, तो ये हमें याद रखना है किसके बारे में? मोहेंजोदारो। अब ये जो बाथ और ग्रेनरी होती थी, ये क्वेश्चन आया था, ये किस शेप में होती है? तो ये रेक्टेंगल शेप में होती है, याद रखिएगा, रेक्टेंगल शेप में। इसके बाद है चनहुद्रो। चनहुद्रो में जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, नाम याद रखने की नीड नहीं है, मैं कट कर देता हूँ, इतना डिटेल में नहीं आता। जो इम्पोर्टेंट है चनहुद्रो में, एक तो सिंध जो जगह है वहां पर है, इंडस रिवर के पास में है। और यहाँ पे एक शहर मिला था विदाउट सीटाडल। सीटाडल देखो, मैंने भी समझाया था ना तुम्हें, इस तरीके का जो महल होता है उसको सीटाडल कहते हैं। तो यहाँ पे एक शहर मिला था जिसमें सीटाडल नहीं था, चनहुद्रो में। ठीक है,
इसके बाद है इम्पोर्टेंट लोथल, इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोथल क्या था, एंशियंट पोर्ट था। पोर्ट मतलब होता है जो समुद्र के पास जो किनारा होता है, जिससे और देश के जो लोग हैं वो बोट से यानी अपनी नाव से आते हैं और व्यापार करने के लिए बेसिकली आते हैं, उसे पोर्ट कहते हैं। तो सबसे पुराना जो पोर्ट था वो लोथल में था, इंडस वैली के अंदर। ठीक है, ये गुजरात में है, भोगवा रिवर के पास। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला, टेराकोटा शिप, टेराकोटा होता है मिट्टी से बनी हुई शिप्स मिली हैं हमें, जहाज मिले हैं जो समुद्र में चलते हैं। ज्वाइंट डबल बरियल, बरियल मतलब वही बरी किया गया डेथ को, यानी डबल, जैसे कपल्स को एक साथ बरी किया गया, उनके हमें प्रूफ मिलते हैं। फायर अल्टर, फायर अल्टर क्या होता है, हवन कुंड, हवन कुंड भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। कालीबंगा के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियां, यानी यहाँ पे हमें चूड़ियों के प्रूफ मिलते हैं। राजस्थान में है, घाघर नदी के पास है। और यहाँ पर हमें 7 फायर अल्टर्स यानी कि 7 हवन कुंड एक साथ मिलते हैं। प्लव फील्ड यानी जुते हुए खेत, क्योंकि यहाँ पर लोगों को खेती के बारे में जानकारी थी, तो हमें खेत के भी प्रूफ मिलते हैं। और जब वो खेती करते थे तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं खेती में, उसे हम प्लव शेयर कहते हैं, उसके प्रूफ भी उसके प्रूफ भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा एक रिचेस्ट सिटी हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर हर घर का एक अपना कुआं होता था, तो ये काफी अमीर शहर माना जाता था इंडस वैली के अंदर। ओके, इसको पढ़ने की नीड नहीं है। धोलावीरा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। राखी गढ़ी इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में है, घग्गर नदी के पास। ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के पास। लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, क्योंकि जो हड़प्पा था वो पाकिस्तान में भी था, अगर प्रेजेंट की बात बात करें इस समय के, अफगानिस्तान का भी हिस्सा था, कुछ हिस्सा इंडिया का भी था। तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा शहर था उस समय, इंडस वैली की बात करें तो वो राखी गढ़ी था। तो लार्जेस्ट साइट इन इंडिया कौन सी थी, राखी गढ़ी थी। ओके, यहाँ पर हमें टेराकोटा के यानी मिट्टी से बने हुए व्हील और टॉयज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बनावली। बनावली इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में है ये, घग्गर नदी के पास है। ये जरूरी नहीं है कि आप याद करें किसने डिस्कवर किया है, नॉट इम्पोर्टेंट। लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न, यहाँ पे ग्रिड पैटर्न जो मैंने दिखाया था ना आपको, 90 डिग्री पे घर होते थे यानी प्रॉपर सिस्टम से बने हुए थे, उसकी कमी थी बनावली में। ओके, रोपड़ जो जगह थी यहाँ पर हमें क्या मिला था, ओवल बोरियल पिट, यानी कि जो दबाए गए थे वो ओवल शेप में थे। ओवल शेप कौन सी होती है, अंडाकार शेप में हमें मिले हैं। ओके, अब यहाँ पर ट्रेड की बात कर ले, व्यापार की बात कर लें, तो यहाँ पर हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं, किसके, सील के, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ना पशुपतिनाथ की सील, जिसमें जानवर थे 5 तरीके के, तो उसके सबूत मिले हैं हमें, जो कि किससे मिलके बनी होती थी, स्टीएटाइट और टेराकोटा। ठीक है, ये पदार्थों के नाम है, याद कर लीजिएगा। ट्रेड विद मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया एक जगह है इराक के अंदर, ये उनके साथ व्यापार किया करते थे। तो यहाँ पर बताइए इंडस वैली में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर व्यापार के लिए आते थे। तो मैंने आपको बताया था ना, एक पोर्ट है लोथल में, ये रहा लोथल में, क्या था, एंशियंट पोर्ट था, तो वहां से लोग व्यापार करने आते थे, इराक के लोग। एविडेंस क्या मिलते हैं, क्योंकि हमें हड़प्पा की सील जो है वो इराक में मिलती है, जो हड़प्पा की सील मैंने आपको दिखाई ये हमें सेम इराक के अंदर मिली है। अब जो इराक के लोग थे वो इन लोगों को यानी इंडस वैली वाले लोगों को मेलुहा के नाम से बोलते थे, यानी हम समझ सकते हैं कि इनका दूसरा नाम, इंडस वैली वाले लोगों का नाम मेलुहा भी था। ठीक है, ये जो वेट नापते थे, वजन नापते थे, वो 16 का मल्टीपल था, यानी 16 का टेबल, जैसे 16, 32, 48 इस टाइप से वेट को नापा करते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम यूज होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि सामान के बदले सामान, मैंने तुम्हें चीनी दिया, गेहूं खरीद लिया, चावल खरीद लिया, इस तरह से बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ओके, ये इंपॉर्टेंट था। अब रिलीजियन, ये किस धर्म को मानते थे, तो ये मेल जेनिटल ऑर्गन की पूजा करते थे। मेल का मेल जेनिटल ऑर्गन है जिसे फैलस के नाम से जानते हैं, उसकी पूजा करते थे। फीमेल जेनिटल ऑर्गन योनि की पूजा करते थे। और पशुपति भगवान की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, और अपनी अर्थ की पूजा किया करते थे। ठीक है,
और ये डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है कि पालना शुरू कर दिए थे उन्होंने जानवर को, जैसे बफेलोज, गोट, शिप, पिग्स, इन सबको वो यूज किया करते थे। इस समय तक वो अनअवेयर थे, जानते नहीं थे गाय के बारे में और हॉर्स के बारे में। ठीक है, कैमल्स का इस्तेमाल करते थे सामान को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और एलिफेंट के बारे में उन्हें जानकारी थी। तो किस एनिमल के बारे में जानकारी नहीं थी इंडस वैली के लोगों को? एक तो काओ और दूसरा हॉर्स। ओके। एक और चीज, टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट, तो ये ब्रॉन्ज का टूल्स का इस्तेमाल करते थे। अब जो ब्रॉन्ज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। ब्रॉन्ज किसका कॉम्बिनेशन होता है? ब्रॉन्ज इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ब्रॉन्ज हमारा किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? ये होता है कॉपर का और टिन का। ठीक है, तो कॉपर तो अभी हमने पढ़कर आए, कॉपर एज, कॉपर तो था इंडिया में। टिन कहाँ से लेते थे? टिन वो अपने साथ वाले देशों से, अफगानिस्तान वगैरह से टिन का यूज करते थे, और कॉपर और टिन को मिला के क्या बनता है हमारा? ब्रॉन्ज बनता है। तो ये ब्रॉन्ज के टूल का इस्तेमाल करते थे। इस समय तक इम्पोर्टेंट है, आयरन, लोहे के बारे में लोगों को नहीं पता था। इनका जो ऑक्यूपेशन, व्यवसाय था, वो व्यापार करना, ईंटें बनाना, पोर्ट मेकिंग, नाव बनाना, और ज्वेलरी मेकिंग, जो बीड होते हैं, मोती होते हैं, उनका काम ये लोग करते थे। ठीक है, बस ये हमें पढ़ना था इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। और एक दो टॉपिक ये और है, स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट कौन सी यूज करते थे? लिपि, पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफिक मतलब, पिक्टो मतलब पिक्चर, यानी कोई लैंग्वेज तो थी नहीं, तो ये पत्थरों के ऊपर पिक्चर बना दिया करते थे अपनी लैंग्वेज को समझाने के लिए। और पॉलिटी, टेम्पल कोई नहीं था। ठीक है, ट्रेडिंग कम्युनिटी डोमिनेट में हैव बीन रूल्ड बाय मर्चेंट क्लास। तो जो मर्चेंट क्लास होते थे, व्यापारी क्लास होते थे, वो लोग समाज में डोमिनेट करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो थैंक यू।